43rd वीडियो है दोस्तों ये लक्ष्मीकांत की। क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे? क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस। पीडीएफ के लिए नीचे वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग का भी लिंक है जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब खरीद ली हो और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो। अपने डाउट्स रिजॉल्वेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात हो रही है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 4A में रखा गया। अब चूंकि पार्ट 4A पार्ट 4 के बाद आता है और पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लक्ष्मीकांत की किताब की क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। लक्ष्मीकांत की किताब में जो पहला क्रिटिसिज्म दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो है द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव। कहने का मतलब यह है कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर नहीं किया गया है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर नहीं किया गया है? तो भाई वोट डालना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए जिसको कवर नहीं किया गया है। टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए जिसको कवर नहीं किया गया है। हालांकि टैक्स देना फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी ने भी बोला था, बट उस कमेटी के रिकमेंडेशन को माना नहीं सरकार ने। फैमिली प्लानिंग क्यों रखा गया दोस्तों? देखिए उस समय पे जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी 1976 के दौरान, उस समय पे दोस्तों हमारे देश की जो आबादी बढ़ रही थी वो एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। आज की डेट पे भी हमारे देश की जो आबादी बढ़ रही है वो भी एक सेंसिटिव मुद्दा है, बट उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता है। उस समय पे 1976 में ये मुद्दा पॉलिटिसाइज किया जा रहा था। तो सब लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, मैक्सिमम 2 बच्चे पैदा करो। अब कुछ कुछ क्या 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हो रहे थे। तो ये बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज में फैमिली प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। ओके, मतलब फैमिली प्लानिंग, आप बच्चे कम पैदा करिए ताकि आप उन बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे पाओ। तो कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग जैसी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया। और जैसा कि मैंने बताया पेइंग टैक्सेस को तो स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था, बट फाइनल ड्राफ्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बताया जा रहा है लक्ष्मीकांत में? वेग, एम्बिगस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन वन। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? एम्बिगस का मतलब एक से ज्यादा मतलब, कंफ्यूज हो जाना, सही मतलब नहीं समझ पाना। तो जो हमारे देश का कॉमन मैन है वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज के सही मतलब को नहीं समझ पाया है। ये एक और क्रिटिसिज्म बताया गया हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसका एग्जांपल क्या दिया गया लक्ष्मीकांत में? तो आपने कुछ फ्रेजेस को सुना होगा, नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है किसमें? लक्ष्मीकांत में। इनफैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को इन बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। कहा गया है कि अब भैया देखिए, आप अगर नोबल आइडियल्स की बात करो तो नोबल आइडियल्स में आप कौन से आइडियल की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आजादी को पाने के लिए 2 तरीके के रास्ते थे। एक रास्ता हमारे गांधी जी ने अपनाया, नॉन वायलेंस का रास्ता, ठीक है, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे। एक रास्ता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपनाया जिसमें भगत सिंह एक मेंबर थे कि भाई वायलेंट एक्सट्रीमिज्म करेंगे। तो ये जो आपके नोबल आइडियल्स हैं, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो नोबल आइडियल्स हैं, वो नोबल आइडियल्स तो भाई अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो आप कौन से नोबल आइडियल्स को जस्टिफाई करोगे? तो कुल मिला के कहा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज काफी कंफ्यूजिंग है, एक प्रॉपर मतलब इनका निकल नहीं रहा है। फिर साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है? इसके बारे में काफी बहस है। कंपोजिट कल्चर का क्या मतलब है? इसके बारे में काफी बहस है। देखिए कंपोजिट कल्चर में तो देखिए फिर भी समझ में आता है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, तो सब लोग मिला के एक डाइवर्स कल्चर बनाते हैं, कंपोजिट कल्चर बनाते हैं, तो वो तो समझ में आता है। बट साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक टेम्पर? प्लस साइंटिफिक टेम्पर तो हमारी पढ़ाई प्रमोट नहीं करती, वो तो कहिए अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही जो थोड़े बहुत साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रही है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब जब भी आप किसी चीज को समझते हो तो उसके पीछे की साइंस को समझना, ये एक एलिमेंट हो सकता है साइंटिफिक टेम्पर का। बट नॉर्मल केसेस में नॉर्मली फॉलो किया नहीं जाता है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए पॉलिसीज वैसी होनी चाहिए, तो सरकारों की पॉलिसी वैसी नहीं है। सरकार की पॉलिसी लोगों को अपीज करने की है, न कि साइंटिफिक टेम्पर जैसी चीजें लाने की। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनमें शब्दों को तो लिख दिया गया है, बट उन शब्दों के एक्चुअल मतलब क्या है वो हमारे देश का नागरिक समझ नहीं पाता, और सरकार उनको देश के नागरिकों को समझाने की कोशिश करती नहीं ढंग तरीके से। ये बात बोली गई। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला गया कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स। क्यों? क्योंकि इनका कैरेक्टर नॉन जस्टिसिएबल है। ऑब्वियसली आपको पता है डीपीएसपी की तरह भी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और ये कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि जब स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन में बोला गया था कि अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है तो उसको सजा देनी चाहिए, उसको पेनल्टी देनी चाहिए। उसके बावजूद भी इस पॉइंट को, स्वर्ण सिंह कमेटी के इस पॉइंट को सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद क्या बोला गया कि भैया देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ना सुपरफ्लुअस है।
सुपरफ्लुअस कहने का मतलब कोई मतलब नहीं है, धोखाधड़ी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे देश डेवलप करेगा वैसे वैसे हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी होगी, वैसे वैसे हमारे देश का जो नागरिक है ना, वो अपने आप ही अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेगा और उनको मानेगा। तो अलग से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अलग से आप फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे देश का नागरिक सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिक को ये लग रहा है कि संविधान में लिखे हुए उसको राइट्स मिल नहीं रहे हैं, इसलिए वो परेशान है और उसकी परेशानी को शांत करने के लिए जबरदस्ती आप उसके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी थोप रहे हो। तो ये बोला गया है कि देखिए, जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के अंदर मैच्योरिटी आएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप पूरी हो जाएंगी। और अगर आपको लागू करना पड़ रहा है उनको पूरा करने के लिए, मतलब देश के नागरिक खुश नहीं है, इसलिए इनकॉर्पोरेट करना फंडामेंटल ड्यूटीज को ये सुपरफ्लुअस है। इसीलिए यूएसए, जर्मनी जैसी कंट्रीज में आज तक फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया। वहां के देश के लोग खुद ही अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को मान के करते हैं। उसके बाद आगे ये बोला गया कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ ही रहे थे तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को डीपीएसपी के आगे जोड़ा। तो डीपीएसपी आपका 36 से 51 है, आपने 51 में जोड़ा। 12 से 35 के बाद अगर 35 में डाल के आप फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करते आप फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो उसका कुछ मतलब था। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में अगर आप इनको इंक्लूड करते तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करता तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में खींचा जा सकता था, उसे कुछ सजा दी जा सकती थी। लेकिन चूंकि अब आपने इसको डीपीएसपी का पार्ट बना दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। पार्ट 4 में आपने इसको इंक्लूड कर लिया तो इसका उतना सिग्निफिकेंस और उतना मतलब रह नहीं गया, ये बोला जा रहा है। तो ये 5 तो हमने इसके क्रिटिसिज्म देखे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के। भले ही कितना ही फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज किया जाए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। सबसे पहली चीज क्या जुड़ी हुई है? रिमाइंडर टू द सिटीजंस। ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के लोगों को यह याद दिलाती हैं कि आपकी अपने देश की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां आपको निभानी है। आपकी अपने देश की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ और आपके साथ के जो नागरिक हैं उनकी तरफ जिम्मेदारियां हैं और वो आपको निभानी ही निभानी है, भले वो नॉन बाइंडिंग है या भले ही उनको आप फंडामेंटल राइट्स की तरह जाके कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं हो सकती, एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो कुल मिला के आपको नेशनल फ्लैग का ऑनर करना है, नेशनल एंथम का ऑनर करना है, तो आप नेशनल फ्लैग को डिसऑनर नहीं कर सकते, आप नेशनल एंथम को डिसऑनर नहीं कर सकते, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ नहीं सकते। तो भाई कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी एक गवर्नमेंट हाउस हो सकता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी एक पुलिस का थाना हो सकता है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, ठीक है, एक बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, जहां पे मेजॉरिटी ओनरशिप सरकार के पास है, तो यहाँ पे जाके तोड़ नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे प्राइवेट बैंकों को जाके तोड़ने लगोगे। यहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं है वो सरकार की प्रॉपर्टी, वो ओवरऑल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चारों तरफ नजर आ रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं कर सकते, ये बात आपको स्पेसिफिकली फंडामेंटल ड्यूटी में याद दिलाई जाती है। उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटी एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन काम करती है, हमारे देश के लोगों को इंस्पायर करती है। खासकर जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, जब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं तो उनको याद आता है कि हाँ भाई मुझे किस तरीके का सिटीजन बनना है। उनके अंदर एक डिसिप्लिन की भावना आती है, हमारे संविधान की तरफ एक कमिटमेंट की भावना आती है जो कि बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना लेके आते हैं। उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश के नागरिकों को यह एहसास दिलाते हैं कि देखिए, नेशनल गोल्स को अगर मीट करना है और इन नेशनल गोल्स के थ्रू हमारे देश को आगे अगर प्रोग्रेस करवाना है तो इसमें लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ सरकार का काम नहीं कि देश को आगे बनाए, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये काम लोगों का भी उतना ही है, और ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को याद दिलाती है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प्स द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। मान लीजिए कि कोई कोर्ट में केस आया, अब उस केस को डिसाइड करने के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज को कंसीडरेशन दे सकता है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उससे कोई प्रिसेप्ट उठा के या उससे कोई रेफरेंस उठा के सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस को अपने जजमेंट में मेंशन कर सकता है। यानी कोई नियम कानून, मान लीजिए लॉ बनाया गया, वो लॉ किसी पर्सन की फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहा है, उस बेसिस पे, या मान लीजिए एक पर्सन ने कुछ किया, एक मान लीजिए सरकार ने एक लॉ बनाया, उस लॉ के अगेंस्ट में उस पर्सन ने कुछ कर दिया, अब उस पर्सन को सरकार ने सजा दे दी, उस पर्सन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पूरे केस को सुनेगा
और उस केस के दौरान यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि देखिए ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी जिसके चलते सरकार ने आपको सजा दे दी है, अब ऑब्वियस सी बात है सरकार जब सजा देगी तो सीधे सीधे फंडामेंटल ड्यूटी का नाम लेकर सजा नहीं देगी। अब बिना फंडामेंटल ड्यूटी का नाम लिए सजा देना, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हो, ये कैसे होगा? तो ये अभी हमको पता चलेगा वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस में। तो वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशंस में आपको बताऊंगा कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इन्फोर्सिएबल है, बट फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत सारी इन्फोर्स की जाती हैं। वो कैसे की जाती है वो आगे पता चलेगा। तो कोई भी केस जिसमें मान लीजिए एक पर्सन के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि वो कोई एक ऐसी चीज नहीं कर रहा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में आती है, और उस केस में वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का रेफरेंस ले सकता है अपने डिसीजन में। और जब फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी हो जो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इनको रिलैक्स किया जा सकता है उस फंडामेंटल ड्यूटी को या उस पर्टिकुलर लॉ को इनेबल करने के लिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से बचाने के लिए। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और खास बात, ये फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ क्या? कि सीधे सीधे अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट हो रही हैं तो आप पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में नहीं खींच सकते, जुडिशरी में नहीं खींच सकते, लेकिन किसी फंडामेंटल ड्यूटी को ऑब्जर्व करवाने के लिए पार्लियामेंट कोई अप्रोप्रिएट एक्ट जरूर बना सकता है। तो पार्लियामेंट अगर चाहे कि किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को मुझे इन्फोर्स कराना है तो पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है, और पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया भी है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। इस एक्ट के अंदर आप नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रोविजन है आपका, प्रोविजन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। ओके, अच्छा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट दिया है एच.आर. गोखले जी ने। देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं एच.आर. गोखले जी। आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए। जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के समय पे, तो ये जो एच.आर. गोखले जी थे ये आपके लॉ मिनिस्टर थे। इमरजेंसी के दौरान जून 1975 में इन्होंने क्या बोला कि देखिए सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। मतलब सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, उस इमरजेंसी में भी सरकार को अपोज करने वाले बहुत से लोग थे देश में। तो उन लोगों के प्रति ये बोलते हुए कि भाई ये जो लोग हैं वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस कर रहे हैं। जैसे कि इमरजेंसी तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल थी, इस इमरजेंसी को 1975 की इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाया गया था। ओके, तो उस दौरान इमरजेंसी के दौरान एच.आर. गोखले जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि देखिए हमें लोगों को यह याद दिलाना है कि उनके कुछ फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस है, तो जो एक लीगल ऑर्डर बनाया है सरकार ने उस लीगल ऑर्डर्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए। और इस बात का याद दिलाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हम अपने संविधान में जोड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी इस फंडामेंटल ड्यूटीज को सपोर्ट किया था और कहा था कि इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी। हालांकि उस समय पे कांग्रेस का बहुत अपोजिशन हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। बाद में ये लगा कि जैसे अगर सरकार बदली इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा दिया जाएगा। आप देखिए 1977 के लगभग जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, मोरारजी देसाई उसमें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उस समय पे दोस्तों पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में जब कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उस समय पे सबको ये उम्मीद थी कि भाई देखिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हटा दिया जाएगा। जो कुछ चेंजेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए गए थे, बहुत सारे चेंजेस को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं हटाया गया। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमारे देश की गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 1976 में लाई गई इन फंडामेंटल ड्यूटीज को 1978 में नहीं हटाया गया। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बारे में ये बातचीत है। यहाँ पर वर्मा कमेटी की भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। वैसे तो ये बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, लेकिन फिर भी दोस्तों ये बताया वर्मा कमेटी ने 1999 में, वर्मा कमेटी 1999 की समय की बात है, इसने ये बोला कि कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके लिए हमारे पास लीगल प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए। जैसे सबसे पहला है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है? नेशनल एंथम की आप बुराई नहीं कर सकते, नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, हमारे संविधान के अगेंस्ट आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो हमारे संविधान का, हमारे नेशनल फ्लैग का, हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करने की बात कही गई संविधान में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसको इस एक्ट के अंदर सजा दी जा सकती है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी को एक तरीके से इन्फोर्स किया जा रहा है। फिर देखिए देश भर में बहुत से लॉज हैं जो सेंटर ने भी बनाए, स्टेट ने भी बनाए। ऐसे बहुत से क्रिमिनल लॉज हैं जो ये बोलते हैं
कि अगर ऐसे कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जो दो ग्रुप्स को लड़वाना चाहते हैं, दो कास्ट को लड़वाना चाहते हैं, दो रिलीजन्स को लड़वाना चाहते हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए बहुत से देश में क्रिमिनल लॉज हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बात करती हैं? भाई हार्मोनी होनी चाहिए हमारे देश के सारे सेक्शंस में। तो अगर देश के सारे सेक्शंस में, सारे क्लासेस में, सारे रिलीजन्स में हार्मोनी नहीं है और वो हार्मोनी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस की वजह से टूट रही है, तो उसके लिए बहुत सारे क्रिमिनल लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। तो भले फंडामेंटल ड्यूटी के वॉल्यूशन के आधार पे कोई कोर्ट नहीं जा सकता, बट इन क्रिमिनल लॉज के आधार पर, जो कि बहुत अलग अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बनाए हैं, उनके आधार पर तो कोर्ट में जा ही सकते हैं। फिर आगे बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के बारे में। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इसको क्या कहा जाता था उस समय पे? द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 भी कहा जाता है। इस एक्ट में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सजा दी जा सकती है डिस्क्रिमिनेशन करने वाले को। तो ये एक्ट भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। फिर इंडियन पीनल कोड की बात कर लीजिए। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से तो पूरा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो चलता है। इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? कोई भी ऐसा एक्शन जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट हो, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उस पर सजा दी जा सकती है, दैट विल बी पनिशेबल। तो इंडियन पीनल कोड भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 यूएपीए, रिसेंटली दोस्तों ये कहां पे न्यूज में था? तो आप देखें, केरला गोल्ड स्मगलिंग के केस में ये न्यूज में। क्या बोलता है ये एक्ट? ये एक्ट बोलता है, इस एक्ट में देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो एम्बिट है बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा एम्बिट है। इसके एम्बिट में यह भी बोला गया कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म के आधार पे, कम्युनल आधार पे सोसाइटी को बांट रहा है, दंगे करवा रहा है, वायलेंट एक्टिविटीज करवा रहा है, तो उस केस में उसको सजा दी जा सकती है और उसको एक अनलॉफुल एसोसिएशन बोला जा सकता है। तो कोई एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो धर्म के नाम पर सोसाइटी को तोड़ रहा है, वायलेंट चीजें करवा रहा है, गलत चीजें सोसाइटी में करवा रहा है, तो उसको अनलॉफुल एसोसिएशन बोल सकते हैं। फिर आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने धर्म के आधार पर किसी से वोट मांगा, अब देखिए ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे वोट नहीं मांग सकते, यानी कि एक मुस्लिम खड़े होके जनता से ये नहीं बोल सकता कि सारे मुस्लिम मुझे वोट दो। सो दिस विल बी अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है कि अगर आप कहीं पे एज अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हो किसी भी इलेक्शन में, लोकसभा का, राज्यसभा का, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, किसी का भी हो, वहां पे मान लीजिए आप इलेक्शन में खड़े हो, तो उस इलेक्शन में आप सबके लिए खड़े हो रहे हो, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो भी आपका एरिया ऑफ डेवलपमेंट होगा उसके लिए खड़े हो रहे हो। वहां पे जितने भी लोग हैं सबके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप किसी धर्म के आधार पर, किसी कास्ट के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। किसी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। तो सोसाइटी को तोड़ने से रोक रहा है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं उनकी स्मगलिंग को, उनके इलीगल ट्रेड को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, चेक करता है। उसी तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाम से पता चल रहा है भाई फॉरेस्ट लैंड को बचाता है। तो अगर वो फॉरेस्ट लैंड को बचा रहा है तो हमारे इन्वायरमेंट को बचा रहा है, और इन्वायरमेंट को बचाना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं है, बट बड़े सारे एक्ट हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आरपीए 1951, यूएपीए 1967, आईपीसी, पीसीए, क्रिमिनल लॉज बहुत सारे, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट 1971, ये सारे लॉज दोस्तों हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज को सीधे सीधे इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है, बट बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे संविधान में जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना शेयर किए मत।